एपिसोड 77 में मैंने 3 ऐसी दवाइयों का जिक्र किया और उनको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया जो कि रीनो प्रोटेक्टिव हैं, गुर्दे को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटीन यूरिया भी कम करती हैं और जो हमारा गुर्दे का फंक्शन बचा होता है उसके बढ़ने की रफ्तार को भी कम करती हैं। बड़ी देर बाद यानी कि पूरे साल बाद किसी कमेंट में किसी बड़े इंटेलिजेंट बंदे ने यह सवाल पूछा कि अगर ये दवाइयाँ इतनी ही अहम हैं तो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते। और ये उसका बड़ा ही इंटेलिजेंट और लेजिट क्वेश्चन था। मेरे कुछ पेशेंट इंडिया और मिडल ईस्ट से भी हैं, वहाँ तक भी इन दवाइयों को बड़ा ज़रूरी इस्तेमाल किया जाता है और रेगुलरली पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने वाकई देखा है कि जितने गुर्दे के मरीज़ आते हैं बहुत ही कम प्रपोर्शन यानी कि तकरीबन 5 या 10% मरीज़ होते हैं जो पहले इन दवाइयों पर होते हैं। तकरीबन 90 से 95% मरीज़ जो गुर्दे के हैं वो इन किडनी प्रोटेक्टिव दवाइयों पर नहीं होते। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन क्या करती हैं और आप उससे खुद ही आइडिया करेंगे कि क्यों हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर गुर्दे के मरीज़ों को इन दवाइयों पर स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि इन 3 में से 2 दवाइयाँ तो बड़ी ही रेडली और चीपली अवेलेबल हैं और इन दवाइयों को एज ए रीनो प्रोटेक्टिव टूल यूज़ करके हम पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ के बर्डन को बेतहाशा हद तक कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। और आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसमें गुर्दे के अंदर लेके जाना है और एक छोटा सा पीस समझाने की कोशिश करनी है। इससे पिछले एपिसोड में मैं आपको गुर्दे के अंदर जो हमारा खून का सफ़र है उसमें लेके गया और आपको बताया कि कैसे साइंसदानों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमिन किया। अब अगर हम उसी डगर पर चलें और हम गुर्दे की बजाय एक ग्लोमेरुलस को लें तो ग्लोमेरुलस जो कि छोटी छोटी खून की शरीयानों का एक बॉल होता है, इसके 2 किनारे होते हैं। एक जो इसकी एंट्री वाली शरीयान होती है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल और एक शरीयान इसके एंड में से बाहर निकलती है दूसरी साइड से, उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। CKD का मरीज़ जिसमें कि हमारा एस्टिमेट है कि उसके 50-60% से ज़्यादा नेफ्रॉन्स लूज़ हो चुके हैं और तकरीबन 20 लाख में से 5-6 लाख के करीब उसके नेफ्रॉन रह चुके हुए हैं। ये जो बचे खुचे 5-6 लाख नेफ्रॉन होते हैं ये अंडर प्रेशर होते हैं। इन्होंने क्योंकि वो सारे जिस्म का काम करना होता है जो कि 20 लाख नेफ्रॉन कर रहे थे, तो इनकी हैयत बदल जाती है, ये हाइपर फिल्ट्रेशन मोड में चले जाते हैं और इनकी अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि दोनों एंट्री वाली आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करके नेचर करती है ताकि ये अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। अब इस प्रेशर की वजह से बॉडी होती है हाई एंजियोटेंसिन 2 स्टेट में, यानी कि जिस्म के अंदर एंजियोटेंसिन की मिकदार बहुत ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि बॉडी इस हाई एंजियोटेंसिन पे डिपेंडेंट हो जाती है अपना वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, गुर्दे के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये एंजियोटेंसिन 2 जहाँ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है उसी तरह एक बहुत बड़ा टॉक्सिन भी है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जब आप हेल्दी फूड को भी बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो ये आपको डैमेज करेगी। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 नेचर ने एक बैकअप सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पर रखा हुआ है, लेकिन जब वो डेली बेसिस पे स्क्रीट होता है गुर्दे के मरीज़ों में उसके मर्ज़ की वजह से, तो ये टॉक्सिन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बॉडी को एक हाई एंजियोटेंसिन 2 मूड में ले जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे का काम इस हाई एंजियोटेंसिन 2 पे डिपेंडेंट हो जाता है। और ये 3 दवाइयों के ग्रुप जिनमें से 2 पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल हैं और जिनका आज हम जिक्र करेंगे, इनका काम ये होता है कि ये ग्लोमेरुलस के अंदर, बचे खुचे ग्लोमेरुलस के अंदर जो हाई प्रेशर होता है उसको करते हैं कम, और जब ये हाई प्रेशर को कम करते हैं तो उसकी वजह से गुर्दे का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो वक्ती तौर पे हो जाता है कम।
ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कोई नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस के डैमेज होने की वजह से कम नहीं हुआ, ये उसके अंदर हीमोडायनामिक चेंजेस करने की वजह से कम हुआ है, जो कि बेहतरी वाली चेंजेस हैं। और जब ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने से ग्लोमेरुलस के अंदर हीमोडायनामिक चेंजेस होती हैं, उसके अंदर का प्रेशर कम होता है, तो GFR कम हो जाता है, क्रिएटिनिन थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। लेकिन ये रियल किडनी डैमेज वाली क्रिएटिनिन नहीं बढ़ी, बल्कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटिनिन बढ़ी, जो कि हमें एक्चुअली बताती है कि दवाई ने अच्छे तरीके से काम किया। मेडिसिन में इस बढ़ी हुई क्रिएटिनिन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, फंक्शनल रीनल इनसफिशिएंसी, यानी कि ऐसी रीनल इनसफिशिएंसी जो कि गुर्दे के डैमेज से नहीं हुई, लेकिन उसकी फंक्शनल चेंजेस की वजह से हुई है। और इन फंक्शनल चेंजेस की वजह से ये जो बचे खुचे ग्लोमेरुलाई हैं, ये ज़्यादा देर तक काम करेंगे और ज़्यादा डैमेज से बचे रहेंगे। ग्लोमेरुलस के अंदर की ये चेंजेस हार्ट फेलियर और डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी हुई होती हैं, बेशक उनका क्रिएटिनिन अभी ना बढ़ा हो। और यही वजह है कि इन पेशेंट्स को, यानी कि हार्ट फेलियर के मरीज़ों को और डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी, जब हम ये दो दवाइयाँ देते हैं, जिसमें पहले हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और दूसरा ग्रुप है SGLT2 इनहिबिटर्स, जब ये दो दवाइयाँ इन ग्रुप्स को दी जाती हैं तो इनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा वक्ती तौर पर बढ़ता है। बाद में ये क्रिएटिनिन चेंजेस के बाद कम भी हो सकता है, उसी लेवल पर भी रह सकता है और पहले लेवल पर वापस भी आ सकता है, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा क्रिएटिनिन ज़रूर बढ़ता है। लेकिन इन दवाइयों से जो लॉन्ग टर्म फ़ायदे होते हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये फ़वाइद हम वन बाय वन करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि प्रोटीनूरिया कम हो जाता है। जब ग्लोमेरुलस के अंदर इन दवाइयों की वजह से प्रेशर कम होता है तो गुर्दे में प्रोटीन लीक करने का जो अमल है वो कम हो जाता है, आपका प्रोटीनूरिया बेहतर हो जाता है। अब सिर्फ प्रोटीनूरिया बेहतर होने से ही आपके जिस्म में बेतहाशा पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। नंबर 1 के प्रोटीनूरिया एक बड़ी ही इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, ये आपके पूरे जिस्म में सोजिश कराता है, इन्फ्लेमेशन कराता है। गुर्दे के अंदर ये बहुत तेज़ी से इन्फ्लेमेशन कराता है, और अगर आपका हज़ारों ग्राम में प्रोटीनूरिया हो रहा हो तो ये आपके गुर्दे को महीनों में ख़त्म कर सकता है। इसी तरह ये पूरी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन कराता है। प्रोटीनूरिया पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये पूरे जिस्म की खून की शरीयानों में एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को ज़्यादा करता है। उसके बाद ये बहुत बड़ा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, यानी कि प्रोटीनूरिया वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, आपका प्रोटीनूरिया कम होता है, तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से आपकी बेतहाशा हद तक बचत हो जाती है। प्रोटीनूरिया के अलावा भी ये दवाइयाँ गुर्दे के मर्ज़ की बढ़ती हुई रफ्तार को बेतहाशा हद तक कम कर देती हैं। बाज़ स्टडीज़ ने शो किया है कि इवन 50 से 60% तक गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। गुर्दे से बाहर निकल के अब हम देखते हैं कि ये दो दवाइयाँ जिस्म के बाकी हिस्सों पे कैसे असरअंदाज होती हैं। इन हिस्सों में सबसे अहम है दिल। ये दवाइयाँ क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होने वाले मुज़र असरात को काउंटर करती हैं, जिसकी वजह से दिल की जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही होती हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। हाई एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जो हमारी खून की शरीयानें हैं वो तंग हुई होती हैं, दिल को उनके खिलाफ बड़े ज़ोर से काम करना पड़ता है, और दिल की जो अपनी दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं। और जब हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एंजियोटेंसिन को काउंटर करते हैं, दिल को इतना ज़ोर लगाना नहीं पड़ता। तो जिस तरह एक बॉडी बिल्डर जब ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करना छोड़ देता है तो उसके मसल वापस अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाते हैं, इसी तरह दिल को जब इन तंग शरीयानों के खिलाफ इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता तो दिल की सेहत बेहतर हो जाती है। इसकी जो मोटी फूली हुई दीवारें हैं जो कि सेहतमंद नहीं हैं, वो वापस अपने नॉर्मल साइज़ की तरफ आ जाती हैं। दिल की जो फ्लैक्स करने की एबिलिटी है, जो पंप करने की एबिलिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। उसके अलावा पूरे जिस्म में जो खून की शरीयानें हैं उनकी जो सख्ती है वो कम हो जाती है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ब्लड का फ्लो जिस्म के बाकी हिस्सों में बहुत बेहतर हो जाता है। दिल और शरीयानों के अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है, जो कि CKD की चेंजेस की वजह से बड़ा एक्टिव हुआ था,
ये जिस्म में सॉल्ट और वाटर को रिटेन करता है, यानी कि पानी और नमकियात से जिस्म को भर देता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म सूजा सूजा फूला फूला लगता है। और जब आप इन दवाइयों से एंजियोटेंसिन 2 के असरात को कम करने की कोशिश करते हैं तो जिस्म से जो नमक और पानी है वो भी अच्छी मिकदार में खारिज होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए वही मरीज़ जो बड़े सालों महीनों से अपने हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दे के मर्ज़ की वजह से फ़ाइट कर रहे होते हैं, जो ही उनको इन दवाइयों पर स्टार्ट किया जाए, लिसिनोप्रिल या लोसार्टेन या वेलसार्टेन, तो उनका ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि ये दवाइयाँ अगर सारी ग्लोमेरुलस पर जाके असर करती हैं तो हम हर CKD के पेशेंट को ये दवाइयाँ क्यों देते हैं? क्योंकि जो 70 to 80% गुर्दे का मर्ज़ है वो तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से है और ग्लोमेरुलर डिजीज़ तो बहुत कम है। तो यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके समझने के लिए, जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, ये दोनों भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों ही ग्लोमेरुलस की वेसल्स को डैमेज करती हैं और उसके अलावा जब आपके 20 लाख में से 5 लाख नेफ्रॉन रह गए होते हैं या उससे भी कम रह गए होते हैं तो सारे ही नेफ्रॉन्स के जो ग्लोमेरुलस हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं और उनमें वही चेंजेस आ चुकी होती हैं जो कि किसी भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में हो सकती हैं। और यही वजह है कि ये दवाइयाँ हर CKD में काम करती हैं, बेशक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी भी वजह से हुई हो। अब आपका सवाल होगा कि क्रिएटिनिन कितनी बढ़ती है। तो साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक तकरीबन अगर 20% आपकी क्रिएटिनिन दवाइयों के खाने से बढ़ जाए 1-2 हफ्ते में तो वो एक्सेप्टेबल है और ये एक्चुअली अच्छा रिस्पांस शो करती है कि दवाई ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है और आपने इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने फ्यूचर में चेक करते रहना है कि ये ज़्यादा ना बढ़े। और यही वजह है कि जितना आपका गुर्दे का मर्ज़ ज़्यादा होगा, यानी कि आपकी क्रिएटिनिन ज़्यादा होगी, जिसका मतलब है कि आपके कम ग्लोमेरुलस बचे हुए हैं और उन कम ग्लोमेरुलस पे ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी क्रिएटिनिन भी इन दवाइयों के खाने से ज़्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे की क्रिएटिनिन पहले ही 3 है वो हो सकता है 3.5 या 6 तक चला जाए और अगेन उसकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान इंडिया में क्रिएटिनिन कम करने के चक्करों में था और ये तो क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गई। उसकी वजह यह है कि जितना आपका गुर्दे का मर्ज़, हार्ट का मर्ज़, डायबिटीज़ ज़्यादा पुअरली कंट्रोल्ड होती है उतने ही आप हाई एंजियोटेंसिन 2 स्टेट में होते हैं और जितना हाई एंजियोटेंसिन 2 को ये दवाइयाँ आके काउंटर करती हैं उतनी ही क्रिएटिनिन आपकी बढ़ती है, क्योंकि हाई एंजियोटेंसिन 2 की वजह से आपने आर्टिफिशियली अपने जिस्म के अंदर पानी और नमकियात को मेंटेन किया हुआ था गुर्दे के अंदर प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा के। जब इस मरीज़ को ये दवाई दी गई और उसके गुर्दे की हीमोडायनामिक चेंजेस हुई ताकि वो बेहतरी की तरफ चले, तो उसकी जो क्रिएटिनिन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि एक्चुअली उसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए था। और ये नॉर्मल लेवल सिर्फ इसलिए कम था कि बॉडी ने अपनी सर्वाइवल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा के उसको आर्टिफिशियली कम करके रखा हुआ था। तो इन शॉर्ट हर CKD के पेशेंट को तकरीबन स्टेज 4 के एंड तक भी जो CKD वाले पेशेंट हैं उनको इन दोनों और बेशक तीसरी दवाई पर भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। तो इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, और एक SGLT2 इनहिबिटर पर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको तीसरी दवाई अवेलेबल हो, जैसे कि अमेरिका में हम तीसरी दवाई भी यूज़ करते हैं यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो इन गुर्दे के मरीज़ों को तीनों दवाइयों पर होना चाहिए। अब हम समरी करते हैं कि इन तीनों दवाइयों पर होने से गुर्दे के मरीज़ को फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर 1, उसका प्रोटीन यूरिया कम होता है। नंबर 2, उसके गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। नंबर 3, उसकी जो हार्ट फेलियर की एपिसोड्स हैं वो कम हो जाती हैं। नंबर 4, उसके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 5, उसके जो हॉस्पिटल में एडमिशन होने का रेट है, जो उसको बार बार हार्ट फेलियर या फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और नेचुरल बात है कि जब आपको ये सारी बीमारियां और गुर्दे के मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी
तो आप एक क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं, जिसका मतलब है कि इन मरीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा हो जाता है। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि पाकिस्तानी डॉक्टर गुर्दे के मरीज़ों को इन दवाइयों पर क्यों नहीं डालते, अगर इन दवाइयों की इतनी ज़्यादा अहमियत है और इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और उसका जवाब है आप पाकिस्तानी मरीज़। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तानी मरीज़ ने पता नहीं कहाँ से सीख लिया हुआ है कि मैंने क्रिएटिनिन को कम करना है। कोई चीज़ जाने समझे बगैर एजुकेशनल लेवल, वेल्थ लेवल, पॉलिटिकल, सोशल स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, हर पाकिस्तानी गुर्दे के मरीज़ का सिर्फ एक ही सवाल और एक ही डिमांड है कि मैंने क्रिएटिनिन कम करनी है। इसमें सबसे बड़ा फेलियर तो हेल्थ केयर सिस्टम और डॉक्टर्स का है कि पता नहीं हम कब और कहाँ सोए हुए थे जिस दौरान मरीज़ों की ये एजुकेशन हो रही थी कि क्रिएटिनिन कम करनी होती है। पाकिस्तानी डॉक्टर इस वक्त इस डायलामा में फंस चुका है कि जब उसके पास गुर्दे का मरीज़ आता है तो वो तो टोटल एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि गुर्दे का मर्ज बेहतर होने का मतलब है कि क्रिएटिनिन कम होनी चाहिए, और वो डॉक्टर आपको कहे कि जी मैं आपके गुर्दे के मर्ज को बेहतर करूँगा, इसकी बढ़ने की स्पीड को कम कर दूंगा, लेकिन आपकी क्रिएटिनिन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ये पेशेंट को कैसे एक्सेप्टेबल हो? और जहाँ पे आती है मेरी बार बार वाली वो डिस्कशन जहाँ मैं कहता हूँ कि मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान जो ट्रस्ट का रिलेशन है वो बड़ा मुखलिसाना होना चाहिए, और इस ट्रस्ट के बगैर मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसकी आप बिल्कुल ऐसी एग्जांपल ले लें कि डॉक्टर अपने मरीज़ को कहता है कि मैंने तुम्हारी टांग काटनी है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन है या कैंसर है जो पूरे जिस्म में फैल सकता है। तो अगर तो मरीज़ का डॉक्टर पे ट्रस्ट होगा तो वो इस बात को मानेगा कि हाँ यार ये बिल्कुल मेरे हक की बात कर रहा है, कि वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी टांग काट देनी है लेकिन इसमें मेरा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो डॉक्टर है, सही सोच रहा होगा। पर अब हमारा इशू ये है कि हम शक में पड़ जाते हैं कि मेरी टांग काट के इसने कहीं बेच तो नहीं देनी, या इसका क्या फ़ायदा है मेरी टांग काटने में। तो इस वजह से डॉक्टर मरीज़ के रिलेशनशिप में ट्रस्ट का वापस आना बहुत ज़रूरी है। हमारे कल्चर में क्योंकि डॉक्टर मरीज़ का वो वाला ट्रस्ट नहीं रह गया हुआ, तो डॉक्टर ये बोल्ड स्टेप नहीं ले सकता कि आप उसके पास जाएं अपने गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट के लिए और वो आपकी क्रिएटिनिन को बढ़ा दे। इसलिए ना वो आपको इन दवाइयों पर शुरू करता है, और अगर वो शुरू कर भी दे तो आपको कभी भी नहीं कहता कि 7 से 10 दिन बाद आपने एक दफ़ा ब्लड ज़रूर चेक करना है, और क्रिएटिनिन अगर बढ़ी हुई, इतनी बढ़ी हुई तो हमें जो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे ज़्यादा गई तो फिर हम दवाई में कोई चेंजेस करेंगे। तो वो कभी इस स्टेप तक लेके जाता ही नहीं है पेशेंट को, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने पेशेंट की क्रिएटिनिन बढ़ा दी तो ना इसने अगली दफ़ा खुद मेरे पास आना है, ना इसने किसी और पेशेंट को आने देना है। दूसरी वजह भी आप खुद ही हैं। हमारे मरीज़ का इन जनरल एजुकेशन लेवल बहुत कम है, और इसमें मेरा ख्याल है कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। और इस एजुकेशन लेवल की कमी की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से डॉक्टर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए विलिंग नहीं है कि आपको समझाए कि ये मैं आपके फ़ायदे के लिए सोच रहा हूँ। लगता बड़ा इलॉजिकल है कि अगर गुर्दे का मर्ज बेहतर होना है तो क्रिएटिनिन कम होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सी बेहतरी है कि इसमें क्रिएटिनिन ऊपर जा रही है थोड़ी सी, और इवन दो कि वहाँ पे जाके स्टेबलाइज हो रही है और इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा दे रही है, लेकिन मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूँ कि क्रिएटिनिन थोड़ी सी ऊपर जा रही है, हालांकि आप कह रहे हैं कि दवाई खाने से गुर्दे का मर्ज बेहतर हो जाएगा। हमारे हेल्थ केयर का पेशेंट की एजुकेशन के लिए जो व्यू है, उसके लिए मैं हमेशा 2 एग्जाम्पल कोट करता हूँ, जिनमें से एक है हमारा इंडस हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरा है SIUT। उसके अलावा भी कुछ सिस्टम होंगे जिनका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि इन दोनों सिस्टम्स के पेशेंट को देख चुका हूँ तो मुझे पाकिस्तान आने से पहले ये आइडिया नहीं था कि ये किस तरह डील करते हैं। तो सिस्टम के अंदर तो उनका बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, मैं होकर भी आया हूँ, देख कर भी आया हूँ, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन जब आप आउट पेशेंट से जाते हैं घर या इन पेशेंट से जाते हैं घर, तो आपके मुंह पे सिर्फ मारी जाती है दवाई, यानी कि जिस तरह भेड़ बकरियों या मवेशियों को चारा डाला जाता है, इस तरह आपको हाथ में दवाई थमा दी जाती है, किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर, किसी एजुकेशन के बगैर और किसी डिस्कशन के बगैर। अब इंडस हॉस्पिटल का मरीज़ की तरफ इस रवैये में इंडस हॉस्पिटल का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि
वहाँ पे आने वाला जो तकरीबन 98% मरीज़ है वो चिट्टा अनपढ़ है, ना ही उसको किसी दवाई की समझ है, ना ही उसको किसी मर्ज़ की समझ है। वो तो बस इसी चक्कर में आया है कि मुझे कोई गोली मिलेगी, मुझे आराम आ जाएगा और मैं सही हो जाऊंगा। ना उसका कोई फॉलो अप अरेंज होता है, ना उसकी कोई लंबी चौड़ी प्लान केयर होती है, बस उसको वो दवाई दी जाती है और घर भेज दिया जाता है। और अगेन इस रवैये में इंडस हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं है, हमारी आवाम या हमारी स्टेट का कसूर है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा एजुकेट ही नहीं किया गया। और तीसरी वजह जिसकी वजह से डॉक्टर आपको ये किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन नहीं देता वो भी आप ही हैं, और उसमें आती है आपकी कंप्लायंस। अगर आप एजुकेटेड हों भी, आप बड़े पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर भी आपको ये समझाना कि कैसे क्रिएटिनिन के थोड़ा से बढ़ने से भी गुर्दे के मर्ज की स्पीड कम हो सकती है और कैसे आप कंप्लायंस करके इन दवाइयों को बड़ा अच्छा लेके चल सकते हैं, मरीज़ कंप्लायंस शो नहीं करते। इस एजुकेशनल लेवल पर भी वो रेगुलर टेस्ट वगैरह या फॉलो अप नहीं करते। अब क्योंकि ये दवाइयाँ मैं आपको पहले भी बहस कर चुका हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाइयाँ हैं, इनसे ना सिर्फ क्रिएटिनिन ऊपर नीचे होती है, इनसे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, आपका पोटेशियम आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। तो डॉक्टर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क नहीं लेते, क्योंकि मरीज़ ने कंप्लायंस तो करनी नहीं है, और इस दवाई के स्टार्ट करने के बाद जो रेगुलर फॉलो अप और टेस्टिंग है वो तो करना नहीं है। तो डॉक्टर क्यों अपना टाइम ज़ाया करे आपके लिए वो मेहनत करने के लिए जिसमें आप खुद ही उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इन शॉर्ट, मरीज़ ने अपनी एजुकेशन, अपने रवैयों और अपनी डिमांड्स की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूर कर दिया हुआ है कि हेल्थ केयर सिस्टम उसको उसी तरह डील करे जैसे कि मरीज़ चाहता है। और यही वजह है कि हमारे मरीज़ों को डॉक्टर वैसे ही डील करते हैं जैसा कि वो चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। हमें वक्त के साथ देखना पड़ेगा कि क्या डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान इस तरह का ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है कि वो ऐसी दवाइयाँ या ऐसी ट्रीटमेंट तजवीज़ कर सके जिसमें अपेरेंटली ऐसे लगे कि मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली मरीज़ की बेहतरी हो रही है। और वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर, छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर छोड़ता जाऊंगा कि इन दवाइयों को डिस्कशन में लाने का मतलब है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आपकी समझ में इजाफा हो। दवाइयाँ बेचने के साथ, कमीशन के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही आपने इनमें से किसी भी दवाई को डॉक्टर के मशवरे के बगैर टच करना है। ये बड़ी पोटेंट दवाइयाँ होती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े जानलेवा किस्म के हो सकते हैं। बहरहाल हमारी ये एजुकेशनल वीडियोस और डिस्कशंस चलती रहेंगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में इनमें मैं और भी बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कमेंट्स देने हैं, ओपिनियन देनी है, और अगर आपको लगा है कि मैंने कोई बात मुनासिब नहीं की, आपने मुझे वो भी ज़रूर बतानी है ताकि मैं अपने आप को भी बेहतर कर सकूँ और अपने आइंदा आने वाले मरीज़ों की उससे बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकूँ, और इवन वीडियोज़ में भी वो मटेरियल दे सकूं जो कि आपकी समझ में इजाफा करे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।